Namaskar, welcome to the English study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 27. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Press the bell icon. Let us see the first question of this video. Who opined that it is exactly as wasteful for a poet to do what has been done already for a biological to discover Mendel's discoveries? This is by T.S. Eliot. तो here is that कि ये बात किसने कहा है, तो ये टी.एस. एलियट कहते हैं. इन्होंने क्या कहा है कि इट इज एग्जैक्टली एज वेस्टफुल फॉर अ पोएट. तो एक पोएट के लिए किसी काम को वापस करना उसी तरह से वेस्टफुल है जिस तरह से एक बायोलॉजिकल के लिए फिर से रीडिस्कवर करना, यानी कि फिर से डिस्कवर करना मेंडल्स की डिस्कवरीज को, यानी कि ऑलरेडी किए हुए काम को फिर से वापस करना एक पोएट के लिए भी वेस्टफुल चीज है, ऐसा टी.एस. एलियट मानते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. W. Schlegel devoted the first of his Vienna lectures on dramatic art in literature to rebuking neoclassic exclusiveness and pleading for a university of true criticism. तो here is about A.W. Schlegel, जिन्होंने अपना फर्स्ट टाइम लेक्चर दिया था, वियना लेक्चर्स के नाम से जाना जाता है. और किस टॉपिक पे इन्होंने लेक्चर दिए थे? ड्रामेटिक आर्ट एंड लिटरेचर पर. क्या करने के लिए? टू रिब्यूकिंग न्यू क्लासिकल एक्सक्लूसिवनेस एंड प्लीडिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ. तो ऐसा उन्होंने किया था ट्रू क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो जो न्यू क्लासिक एक्सक्लूसिवनेस है और प्लीडिंग है, उस चीज की जो ट्रू क्रिटिसिज्म है उसको उन्होंने रिव्यू करने के लिए ये लेक्चर दिया था, वियना लेक्चर. और किस टॉपिक पे दिया था? ड्रामेटिक आर्ट एंड लिटरेचर पर. किसने दिया था? A.W. स्लेगल ने. तो इस चीज को याद रखेंगे, A.W. स्लेगल, इनका वियना लेक्चर से ड्रामेटिक आर्ट और लिटरेचर पे दिया था. तो इन्होंने ये लेक्चर क्यों दिया था? टू रिब्यूकिंग न्यू क्लासिकल एक्सक्लूसिवनेस एंड प्लीडिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रू क्रिटिसिज्म. तो जो ट्रू क्रिटिसिज्म के यूनिवर्सिटी है उसके लेकर इन्होंने ये लेक्चर्स दिए थे. Question number 3. Who in a later polemical statement aimed against the French romantics said, I call the classic healthy, the romantic sickly. गोथे. यहाँ पे क्वेश्चन इज दैट कि कौन कहता है कि आई कॉल द क्लासिक हेल्दी द रोमांटिक सीकली. जो क्लासिक पीरियड है उसको किसने कहा कि क्लासिक पीरियड क्या है? हेल्दी है. और रोमांटिक पीरियड क्या है? वो सीकली है. तो ऐसा गोथे कहते हैं, याद रखेंगे. तो याद रखेंगे गोथे का ये स्टेटमेंट है फ्रेंच रोमांटिक्स के अगेंस्ट कि आई कॉल द क्लासिक हेल्दी द रोमांटिक सीकली. Question number 4. Who opined that imagination draws all things to one? It makes things animate or inanimate, being with their attributes, subjects with their accessories, take one color and serve to one effect. चार्ल्स स्लेम. तो वो कौन है जो इमेजिनेशन को लेकर इस तरह का ओपिनियन देते हैं और कहते हैं कि ड्रॉज ऑल थिंग्स टू वन. हर चीज को, सभी चीज को एक चीज में ड्रॉ करना. इट मेक्स थिंग्स एनिमेट और इन एनिमेट. तो इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन में हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर आ जाते हैं और एनिमेट और इन एनिमेट दोनों चीजों को हम बना सकते हैं इमेजिनेशन में. मतलब किसी चीज को हम एनिमेट भी कर सकते हैं, इन एनिमेट भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का इमेजिनेशन कर सकते हैं. ये तो माइंड का अपना सोच है. अगर हम अपने माइंड में चाहे तो जिस तरह का इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं. तो यही बात यहाँ पे चार्ल्स लेम कहते हैं कि सारी चीजों को हम इमेजिनेशन के थ्रू एक साथ ला सकते हैं, एनिमेट और एनिमेट चीज को बना सकते हैं. बिंग विद दियर एट्रीब्यूट्स, हम उनके अंदर एट्रीब्यूट्स भी पुट कर सकते हैं. सब्जेक्ट्स विद दियर एक्सेसरीज, और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एक्सेसरीज को साथ ला सकते हैं. टेक वन कलर एंड सर्व टू वन इफेक्ट, एक कलर को लेकर एक इफेक्ट भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ऐसा इमेजिनेशन को लेकर चार्ल्स लेम की ओपिनियन है, याद रखेंगे. चार्ल्स लेम बिलोंग्स टू विच पीरियड? रोमांटिक पीरियड. ये जाने माने एसिस्ट है, इनको
चार्ल्स लेम जो है, इनका एसे ऑफ एलिया करके वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है और उसी के लिए बहुत ही फेमस है। इन्होंने लिखा है एसे ऑफ एलिया करके। साथ ही जहां इंग्लिश में लिटरेचर में फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, वहीं पे चार्ल्स लेम को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कुछ अच्छे पॉइंट्स है, उसे याद रखेंगे। Question number 5. The primary imagination differed from the secondary imagination as per Collis' distinction only in the degree in the method of its operation. तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी इमेजिनेशन को सेकेंडरी इमेजिनेशन से डिफर किया गया है और कॉलिस ने ऐसा डिफरेंस प्रेजेंट किया है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन से अलग होती है। कैसी अलग होती है? तो कॉलिस बताते हैं कि इसमें डिस्टिंक्शन है किस तरह का, ओनली इन द डिग्री का डिस्टिंक्शन है, इन द मेथड ऑफ इट्स ऑपरेशन, और इसके ऑपरेशन का जो तरीका है उसमें डिस्टिंक्शन है। तो याद रखेंगे ये पॉइंट। तो एसटी कॉलेज जो है प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस बताते हुए कहते हैं कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन होता है वो डिग्री में होता है और साथ में इसके ऑपरेशन का जो मेथड होता है वो भी अलग होता है। Now question number 6. What is defined by Collis as a mode of memory emancipated from the order of time and space? तो यहाँ पे ऑफ होगा, मिस स्पेल्ड हो गया, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो what is defined by Collis? Collis ने किस चीज को ऐसे डिफाइन किया है? मतलब कॉलिस कहते हैं किसी चीज के बारे में कि वो चीज क्या है, अ मोड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ये बात कॉलेज ने किसके लिए कहा है? तो फैंसी के लिए कहा है। फैंसी जो एक तरह से हम जो फैंसी वाली स्टोरीज होते हैं तो हम अपने माइंड से फैंसी को क्रिएट करते हैं। फैंसी जैसे इमेजिनेशन होता है, जैसे ड्रीम होता है, तो उसी तरह से फैंसी होता है। तो फैंसी को लेकर कॉलेज बताते हैं कि अ मोड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो फैंसी क्या होता है? फैंसी एक मोड है मेमोरी का जो इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो समय और स्पेस के ऑर्डर में उसको प्रेजेंट किया जाता है, हमारी मेमोरी है और हम उन मेमोरी को रिकॉल करते हैं विद द टाइम एंड स्पेस। तो दैट इज कॉल्ड फैंसी अकॉर्डिंग टू कॉलिस। Question number 7. Who said that no man was ever yet a great poet without being at the same time a profound philosopher? This is also told by S.T. Collis. तो S.T. Collis कहते हैं कि कोई भी पोएट ग्रेट तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो प्रोफाउंड फिलोसफर ना हो। मिस कॉलिस का मानना है कि एक ग्रेट पोएट के लिए एक प्रोफाउंड फिलोसफर होना जरूरी होता है। तो इनका कहना है कि वही पोएट ग्रेट कहलाएगा जो प्रोफाउंड फिलोसफर भी होगा, ऐसा एस.टी. कॉलिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. Who wrote the appropriate business of poetry and her duty is to treat of things not as they are but as they appear? It's told by Wordsworth. तो किसने लिखा है कि द एप्रोप्रिएट बिजनेस ऑफ पोएट्री क्या है? पोएट्री का एप्रोप्रिएट बिजनेस क्या है एंड हर ड्यूटी, और पोएट्री की ड्यूटी क्या है? तो इज टू ट्रीट ऑफ थिंग्स नॉट एज दे आर, तो उन चीजों को उस तरह से नहीं ट्रीट करना जिस तरह वो दिखते हैं, बल्कि जिस जैसे वो हैं। मतलब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इज टू ट्रीट ऑफ थिंग्स नॉट एज दे आर, जो चीजें जैसे हैं वैसे चीजों को नहीं ट्रीट करना है, बट वो जैसा अपीयर हो रहे हैं, जैसा लग रहे हैं, ऐसे उनको ट्रीट करना है। ऐसा पोएट्री का एप्रोप्रिएट बिजनेस और ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो याद रखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि पोएट्री का जो बिजनेस और ड्यूटी है वो है चीजों को उस तरह से ट्रीट करना जिस तरह से वो अपीयर होते हैं, न कि उस तरह से जैसा वो है। Question number 9. Who wrote in his Shalom-Day 1767 poetry always contains a pinch of untruth? Diderot. तो यहाँ पे एक वर्क है जिसका टाइटल है Shalom-Day 1767 का वर्क है और इस वर्क में लिखा गया है कि पोएट्री always contains a pinch of untruth,
मीन्स सेलिन डी के ऑथर मानते हैं कि जो पोएट्री है हमेशा उस क्या होता है, जो पोएट्री होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अनट्रूथ होता है। तो ये कौन कहता है? डिड्रोट कहते हैं। डिड्रोट ऑथर है सेलिन डी के, और इनका मानना है कि पोएट्री में हमेशा कुछ ना कुछ अनट्रूथ होता है, और एक्चुअल में देखा जाए तो अनट्रूथ नहीं होता है, दैट इज द इमेजिनेशन एंड फैंसी ऑफ, जो इमेजिनेशन और फैंसी होते हैं एक पोएट की, वो होती है। बट क्रिटिसिज्म में कुछ जो ऑथर होते हैं, जब कुछ क्रिटिक्स होते हैं पोएट्री को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उन्हें लगता है कि पोएट्री में क्या होता है, झूठ को कैरी किया जाता है, ये सारी बातें कही जाती हैं। तो ऐसा ही डिड्रोट का भी मानना है अपने वर्क सेलिन डी में, और ये वर्क कब का है? 1767 का। Question number 10. Whose philosophy career can be traced from French naturalism and necessitarianism through a Platonic or ontologic idealism to the psychologic or epistemologic idealism in the poems of 1822. तो this is Shelley. यहाँ पे कहा जा रहा है कि whose philosophic career can be traced from French naturalism. तो किसकी philosophic career को फ्रेंच नेचुरलिज्म और नेसेसिटेरियनिज्म से ट्रेस किया जा सकता है? किसके माध्यम से? प्लेटोनिक और ऑन्टोलॉजिक आइडियलिज्म के माध्यम से, टू द साइकोलॉजिक और एपिस्टेमोलॉजिक आइडियलिज्म। और ये पोएम किस समय की है? 1822 की। तो 1822 का टाइम पीरियड शेली का है। तो शेली की फिलोसफी कैरियर को फ्रेंच नेचुरलिज्म और नेसेसिटेरियनिज्म से ट्रेस किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11. Who said that poetry is feigning notable images of virtues, vices or what else with delightful teaching? पोएट्री के बारे में ये बात किसने कही है? तो दिस इज टोल्ड बाय फिलिप सिडनी। याद रखेंगे, फिलिप सिडनी का ये स्टेटमेंट है पोएट्री को लेकर कि पोएट्री क्या है? फेनिंग नोटेबल इमेजेस ऑफ वर्चूज, विसेस और व्हाट एल्स विद डिलाइटफुल टीचिंग। तो डिलाइटफुल टीचिंग की बात पोएट्री को लेकर किसने कही है? और कहा है कि ये नोटेबल इमेजेस है वर्चूज के, विसेस के, या जो भी कुछ है उसके, और साथ में डिलाइटफुल टीचिंग के भी। तो पोएट्री को लेकर ये ओपिनियन दिया है फिलिप सिडनी ने। क्वेश्चन नंबर 12. Who said, I hold that a long poem does not exist. I maintain that the phrase a long poem is simply a flat contradiction in terms. एगर एलन पो। तो देखिए, एगर एलन पो का कहना है कि आई होल्ड दैट अ लॉन्ग पोएम डज नॉट एग्जिस्ट, जो लॉन्ग पोएम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा एगर एलन पो कहते हैं। आई मेंटेन दैट द फ्रेज ए लॉन्ग पोएम इज सिंपली अ फ्लैट कंट्राडिक्शन इन टर्म्स, और इनको लगता है कि जो लॉन्ग पोएम फ्रेज है वो एक तरह से फ्लैट कंट्राडिक्शन है। ईगर एलन पो का कहना है। तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ईगर एलन पो ने कहा है, और पोएट्री को लेकर ही इन्होंने ये क्रिटिसिज्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 13. फॉर अ लिटरेरी मास्टरपीस, two powers must concur, the power of the man and the power of the moment, and the man is not enough without the moment, who has been quoted in these lines. मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। वो क्या कहते हैं? फॉर अ लिटरेरी मास्टरपीस टू पावर्स मस्ट ऑकर। उनका मानना है कि किसी भी लिटरेरी मास्टरपीस के लिए दो पावर जरूर होना चाहिए। एक तो पावर मैन का पावर होना चाहिए, और दूसरा मोमेंट का पावर यानी कि टाइम का पावर होना चाहिए। एंड द मैन इज नॉट इनफ विदाउट द मोमेंट, और बिना मोमेंट के तो मैन कुछ है ही नहीं। अर्नोल्ड क्या कहते हैं कि बिना मोमेंट के मैन जो है वो कुछ नहीं है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड भी जाने माने क्रिटिक है और पोएट है इंग्लिश लिटरेचर के, विक्टोरियन इरा को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने लिटरेरी मास्टरपीस के लिए एक बात कही है, और उसमें क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि दो पावर्स होना चाहिए किसी भी लिटरेरी मास्टरपीस के लिए, यानी कि कोई लिटरेरी क्रिएशन को मास्टरपीस बनना है तो दो चीजें उसमें होना चाहिए, दो तरह के पावर होने चाहिए। एक तो मैन का पावर और दूसरा मोमेंट का पावर, और मोमेंट के पावर के बिना मैन का पावर कुछ भी नहीं है, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14. Who according to Arnold was an imperfect disciple of Shakespeare, for he had an excess of natural magic, not enough moral profundity, while Shakespeare had both qualities to the full. तो it is told for जॉन किट्स। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन किट्स के लिए बात की है। मैथ्यू अर्नोल्ड करते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग
जॉन कीट्स क्या है, एक इम्परफेक्ट डिसिपल ऑफ शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के इम्परफेक्ट डिसिपल हैं, ऐसा मैथ्यू अर्नोल्ड का मानना है। मतलब किस तरह का डिसिपल, लिटरेरी डिसिपल, याद रखेंगे साहित्यिक डिसिपल। तो अर्नोल्ड कहते हैं कि जॉन कीट्स जो है वो शेक्सपियर के इम्परफेक्ट लिटरेरी डिसिपल हैं। फॉर ही हैड एन एक्सेस ऑफ नेचुरल मैजिक, क्यों, क्योंकि उनके पास एक्सेस है नेचुरल मैजिक की। जॉन कीट्स के पास नॉट एनफ मोरल प्रोफंडिटी, लेकिन मोरल प्रोफंडिटी ज्यादा नहीं है, जबकि शेक्सपियर के पास दोनों ही क्वालिटीज है, नेचुरल मैजिक भी है और मोरल प्रोफंडिटी भी है, ऐसा अर्नोल्ड कहते हैं। तो अर्नोल्ड यहाँ पे जॉन कीट्स को कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर से और कह रहे हैं कि शेक्सपियर के ये इम्परफेक्ट डिसिपल हैं जॉन कीट्स, और जॉन कीट्स के अंदर नेचुरल मैजिक तो है लेकिन मोरल प्रोफंडिटी नहीं है, जबकि शेक्सपियर के अंदर नेचुरल मैजिक के साथ साथ मोरल प्रोफंडिटी दोनों ही क्वालिटीज है, याद रखेंगे। तो ये अर्नोल्ड की ओपिनियन है फॉर किड्स। तो किड्स को लेकर अर्नोल्ड ने ये ओपिनियन दी है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द lacuna in Chaucer's poetry according to Arnold? High seriousness। तो अर्नोल्ड के अनुसार चौसर की पोएट्री में लेकुना का मतलब क्या है? तो अर्नोल्ड के अकॉर्डिंग चौसर की पोएट्री में लेकुना का मतलब है हाई सीरियसनेस, याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, हु आर द टू ग्रेट क्लासिक्स ऑफ आवर प्रोज अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड? ड्राइडेन एंड पोप। तो ड्राइडेन के अनुसार उनके आवर प्रोज मतलब क्लासिक, ठीक है, हमारे प्रोज के टू ग्रेट क्लासिक्स कौन है, ऐसा अर्नोल्ड कहते हैं। तो हमारे का मतलब इंग्लिश लिटरेचर के, उनके इंग्लिश लिटरेचर के। तो अर्नोल्ड कहते हैं कि उनके इंग्लिश लिटरेचर के दो ग्रेट क्लासिक्स कौन है, तो वो है ड्राइडेन एंड पोप। तो ड्राइडेन और पोप को लेकर इन्होंने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया है, जबकि इन्होंने किड्स को लेकर नेगेटिव क्रिटिसिज्म दिया है और वर्ड्सवर्थ को लेकर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया। तो याद रखेंगे कि किसके लिए किस तरह का क्रिटिसिज्म अर्नोल्ड ने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे टू ग्रेट क्लासिक्स मानते हैं ड्राइडेन और पोप को, कौन, अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 17, विच आइडिया वाज सपोर्टेड बाय टॉल्स्टॉय? टॉल्स्टॉय ने किस तरह के आइडिया को सपोर्ट किया है? तो लेट अस से हियर, आंसर इज art as a monitor and propagandist for the social process। तो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि आर्ट क्या है, एक मॉनिटर की तरह है और प्रोपोगेंडिस्ट की तरह है सोशल प्रोसेस के लिए, ऐसा टॉल्स्टॉय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट फॉल्स आइडियाज अबाउट द ब्यूटीफुल अराइज फ्रॉम द फॉल्स आइडिया ऑफ मॉरलिटी current during the 18th century। Which French critic has been quoted above? किस फ्रेंच क्रिटिक के लिए ये बात कही गई है? तो देयर इज बॉडलेयर, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच क्रिटिक बॉडलेयर का मानना है कि मोस्ट फॉल्स आइडियाज अबाउट द ब्यूटीफुल अराइज फ्रॉम द फॉल्स आइडिया ऑफ मॉरलिटी। तो ये कहते हैं कि जितने भी ब्यूटीफुल को यानी खूबसूरती को लेकर जितने भी फॉल्स आइडियाज हैं वो फॉल्स मॉरलिटी से ही क्रिएट होते हैं, और ऐसा 18वीं सेंचुरी के दौरान इन्होंने कहा है। तो याद रखेंगे ये फ्रेंच क्रिटिक बॉडलेयर का ओपिनियन है, जो कहते हैं कि फॉल्स जो आइडियाज है ब्यूटी को लेकर वो फॉल्स मोरलिटी के बेस पर ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, वी हैड पोएट्री दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस हैज बीन कोटेड हियर। तो यहाँ पे इस लाइन के थ्रू किसकी बात की जा रही है कि वी हैड पोएट्री दैट हैज पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। तो उस पोएट्री को हम हेड करते हैं जिसने पैल्पेबल डिजाइन कर रखा है हमारे ऊपर, ऐसा कौन कहता है? तो जॉन कीट्स कहते हैं, याद रखेंगे जॉन कीट्स का ये स्टेटमेंट है, वी हैड पोएट्री दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। लास्ट क्वेश्चन, हु हेल्ड दैट फॉर्म इज एवरीथिंग, इट इज द सेक्रेट ऑफ लाइफ? ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि फॉर्म सब कुछ है और ये लाइफ का सेक्रेट है, ऐसा ऑस्कर वाइल्ड के ओपिनियन है। तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि फॉर्म इज एवरीथिंग, इट इज द सेक्रेट ऑफ लाइफ। तो दिस इज टोल्ड बाय ऑस्कर वाइल्ड। नाउ काफी कुछ डिस्कस हो चुका है इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।